प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 12वां पाठ का पठन और व्याख्या कर रहे थे। तो हमारे 12वें पाठ में है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो शारीरिक रूप से अपंग होते हुए भी उसने जीवन में सफलता अर्जित की। तो शारीरिक रूप से विकलांगता या अक्षमता किसी व्यक्ति के हम कहेंगे विकास और उन्नति में बाधा नहीं होती। तो यही बताया गया है। जैसा कि माना भी जाता है कि शारीरिक रूप से अगर अपंगता आ जाती है तो व्यक्ति खासकर खेल कूद में और शारीरिक कामों में वह पिछड़ जाता है। लेकिन यह बात कैसे गलत साबित होती है, हम अपने इस पाठ में पढ़कर सीखेंगे। तो ये हमारा 12वां पाठ है और हमारे 12वें पाठ में का मैं कर सकता हूँ इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और इसकी साथ साथ व्याख्या करेंगे। तो ये घटना है, मैं पहले पढ़ता हूँ और फिर हम इसकी व्याख्या भी करेंगे। सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह खेल जगत में एक अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी। लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जैसे कि कुछ नए शब्द हैं, अभूतपूर्व, जैसे जो पहले ना हुआ, अभूतपूर्व जैसी पहले ना घटा हो या जो पहले ना हुआ हो। दूसरा है विलक्षण, अद्भुत या अनोखा। विलक्षण जो कम देखने को मिले, हम इसे अद्भुत भी कह सकते हैं और अनोखा भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे रजत को हम लोग चांदी कहते हैं। जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें जो पदक होते हैं स्वर्ण, रजत और कांस्य होते हैं। तो रजत को हम इंग्लिश में सिल्वर मेडल बोलते हैं और हिंदी में रजत पदक कहा जाता है। कांस्य को ब्रॉन्ज कहा जाता है और गोल्ड मेडल जैसा कि आप जानते ही हैं उसे स्वर्ण पदक कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा, तो इस व्यक्ति ने, ये शारीरिक रूप से अक्षम था, इसके पैर जैसे कि बताया ही गया है कि लकड़ी की तरह सूखे हुए थे, लेकिन इसने ओलंपिक जो खेल होते हैं 1936 के ओलंपिक खेल में दौड़ के, ये धावक था। धावक जो दौड़ता है, धावक का अर्थ होता है जो दौड़ता है। तो इस धावक ने रजत पदक प्राप्त किया था। और तो ये क्या है, तो इसने सिद्ध कर दिया कि अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है और आत्मबल है तो हमारे लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। तो रजत का अर्थ होता है चांदी, ये नया शब्द आया है, रजत का है। रजत को हम लोग चांदी कहते हैं। स्वर्ण को गोल्ड कहा जाता है, इंग्लिश में आपको पता है। और जो कांस्य पदक है उसे ब्रॉन्ज कहा जाता है। यह व्यक्ति जन्म से अपंग नहीं था। इसमें जिस व्यक्ति की हम अब कहानी बता रहे हैं आपको, इसका नाम बाद में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमें किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं, उसके काम पे जाना चाहिए। और खासकर इसने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि लोग मानते हैं कि शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं, अपंग होते हैं, वे खासकर शारीरिक, जहाँ पे हम स्पर्धा की बात करते हैं, जहाँ हमें शारीरिक शक्ति दिखानी होती है, वहाँ पे लोग पिछड़ जाते हैं। जैसे कि धारणा मानी जाती है या बन गई है। तो इसने जो रजत पदक जीत कर और बच्चों, ओलंपिक जो खेल होते हैं बहुत बड़ा आयोजन होता है, यहाँ संसार के सभी लोग भाग लेते हैं। संसार के सभी खिलाड़ी जो होते हैं, श्रेष्ठ खिलाड़ियों को ही यहाँ पे हर देश भेजता है।
तो अगर बात की जाए तो ये खेलों का सबसे बड़ा आयोजन होता है और यहाँ पे जीतने वाला व्यक्ति काफ़ी प्रतिभावान होता है। अपनी खेल प्रतियोगिता में काफ़ी उसकी विश्व स्तरीय प्रतिभा होती है, तभी वह जीत सकता है। तो ये था हमने बताया इसके बारे में। अब हम चलते हैं आगे। वह व्यक्ति जन्म से अपंग नहीं था। अपंग मतलब जिसका कोई अंग काम ना करे। अपंग का क्या अर्थ होता है? जिसका कि कोई अंग काम ना करे, अंगहीन। तो इसके बारे में बताया है। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। तो इस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। पहले तो हमने उसकी उपलब्धि देखी कि ओलंपिक खेल में उसने रजत पदक जीता, ये उपलब्धि थी। अब हम धीरे धीरे उस व्यक्ति की जीवनी पे आ रहे हैं कि 8 वर्ष की आयु में बच्चों अपंगता 2 प्रकार की होती है। एक और मैं बता देता हूँ। एक होती है जन्मजात, जो कि जन्म से ही होती है, हम लोग बोलते हैं ना बाई बर्थ, और दूसरी होती है जन्म के बाद किसी दुर्घटना के कारण, तो उसे कहते हैं वो बाद की अपंगता होती है। तो ये व्यक्ति भी जन्म से अपंग नहीं था, तो बचपन में 8 वर्ष की उम्र में एक दुर्घटना का शिकार हो गया। तो दुर्घटना जरूरी नहीं कि सड़कों पे हो, घरों में भी होती है दुर्घटना। एक दिन वह अंगीठी जला रहा था, तो ये आग से ये घटना घटी थी। वह लड़का एक बार अंगीठी जला रहा था, गलती से उसने मिट्टी के तेल के जगह पर पेट्रोल डाल दिया। तो बच्चों ये आग में देखा जाता है कि जो मिट्टी का तेल है वो धीरे आग पकड़ता है, लेकिन जो पेट्रोल होता है वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। तो शायद उसको आग जलानी थी, और आग जलाने के लिए मिट्टी का तेल उस समय काफ़ी प्रयोग किया जाता था। लोग अपने घरों में अंगीठी जलाया करते थे, और अंगीठी जलाने के लिए आपको पता है उसको वो मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल धीरे धीरे जलता है, जिससे कि कोयला आग पकड़ लेता है। लेकिन गलती से उसने किसका कर लिया? पेट्रोल। और पेट्रोल आपको पता है बड़ी तेज़ी से आग पकड़ता है, और इतनी तेज़ी से आग पकड़ता है कि शायद इस 8 साल के जो लड़के को भागने का मौका न मिला। आग की भयानक लपटों में उसके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। तो जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, वो 8 साल का लड़का था, अपने घर में अकेले अंगीठी जलाने का प्रयास कर रहा था, और उसने गलती से मिट्टी के तेल के स्थान पर पेट्रोल का प्रयोग कर दिया, और पेट्रोल की आग बड़ी तेज़ी से फैलती है। उसके दोनों ही पैर आग से झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। मतलब कि वे बहुत बुरी तरह से जल गए थे, सूख गए थे। साथ ही वह एक हाथ भी खो बैठे। तो शायद पैर को बचाने में उसके हाथ में भी कुछ नुकसान हो गया, हाथ भी जल गया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लंबी दौड़ धूप और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया कि यह बच्चा अब कभी चल नहीं सकेगा। तो डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी इलाज किया गया, बहुत लंबे समय तक इलाज चलता गया। लेकिन डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा कि शायद अब ये जीवन में कभी चल नहीं पाएगा। कारण क्या था? शायद वे बहुत अधिक जल गया था। और इसमें हम कहेंगे कि ये जो उनके जो पैर के बारे में बताया गया था, उसके दोनों पैर झुलस गए थे और एक हाथ भी झुलस गया था। तो आखिरकार का यहाँ पे अंत में डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, शायद ये बच्चा अब न चल पाए, शायद पैरों को ज़्यादा नुकसान हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, किंतु बच्चे के मन में आशा की लौ जलाए रखी। बच्चे ने मन में आशा की लौ जलाई रखी। तो माँ बाप काफ़ी दुखी हो चुके थे क्योंकि उनका जो पुत्र था अब शायद भविष्य में कभी ना चल पाए। लेकिन इस लड़के ने हिम्मत नहीं मानी। इसने मन में आशा की लौ जलाए रखी, मतलब उसे उम्मीद थी। किस में? माता पिता में नहीं, बच्चे की।
हम उस 8 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं जो दुर्घटना में अपने दोनों पैर और शायद अपना एक हाथ बहुत बुरी तरह जला चुका था। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी, माँ बाप भी माता पिता ने भी हाथ मांग ली थी, लेकिन वो बच्चा था, उसे बहुत उम्मीद थी कि नहीं, मैं भी सामान्य बच्चों की तरह एक अच्छा जीवन बिता लूँगा। वह एक अपाहिज का जीवन जीना नहीं चाहता था। तो बच्चों, अपाहिज का अर्थ होता है जिसका कोई अंग ना हो, तो जिसका कोई अंग कम हो या काम ना करे, उसे अपाहिज कहा जाता। तो वह नहीं चाहता था, वो बच्चा नहीं चाहता था कि वह अपने जीवन में भी एक अपाहिज की तरह जिए, और उसने हिम्मत नहीं हारी। तो हिम्मत मन की चीज़ होती है, अगर आदमी ठान ले तो वो काम कर लेता है। तो ये बच्चे ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। कष्ट और पीड़ा झेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसने किसका अभ्यास किया? चलने का। उसका आत्मविश्वास रंग लाया। वह धीरे धीरे उसने खड़े होना, चलना और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले डॉक्टरों ने तो साफ मना कर दिया था कि अब वो भविष्य में जीवन में कभी नहीं चलेगा, लेकिन इसने अपना हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, उम्मीद अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसने भी उम्मीद कर रखी थी कि नहीं, मेरे से मैं ये चलूँगा, और उसने वो किया भी। धीरे धीरे वो पहले खड़ा होना शुरू किया, फिर जब उसको खड़ा होना आ गया तो उसने चलना प्रारंभ किया, और फिर उसने दौड़ना भी शुरू कर दिया। और सन 1933 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में उसने जेम्स ई सलीमन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और असंभव को संभव कर दिखाया। तो सबसे पहला उसने 1933 में, हम कहेंगे, अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ धावक बना। अभी हम बच्चों ओलंपिक्स की बात नहीं कर रहे, जब ओलंपिक्स की बात करते हैं मतलब संसार का सबसे अच्छा धावक उसमें आते हैं। लगभग संसार के लगभग सभी देश उसमें भाग लेते हैं। तो 1933 में इन्होंने, हम कहेंगे, अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ धावक बने और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और एक तरह से असंभव को संभव करके दिखाया। हम यहाँ पे जो कह रहे हैं, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, क्योंकि यह बात एकदम असंभव थी। डॉक्टरों ने भी हार कर कह दिया था कि अब वह चल नहीं पाएगा। तो जो व्यक्ति चल नहीं पाएगा, अगर वो दौड़ में अगर स्वर्ण पदक ले जाता है, वो भी अमेरिका जैसे बड़े देश से, ये प्रतियोगिता अमेरिका में होती है। जेम्स ई सलीमन ये अवार्ड सबसे तेज धावक को दिया जाता है। तो यहाँ पे उसने एक तरह से असंभव जो काम होता है उसको भी संभव करा दिया। सब लोग को उसने आश्चर्य में डाल दिया कि जो व्यक्ति, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, माता पिता तक निराश हो गए थे कि अब तो खड़ा नहीं हो पाएगा, जो तो चल फिर नहीं सकेगा, वैसा अगर व्यक्ति स्वर्ण पदक जीत जाए और पूरे देश में सबसे तेज धावक कहलाए, देश का सबसे तेज धावक कहलाए, तो एक तरह से हम कहेंगे लोगों को आश्चर्य होता है। इसीलिए लिखा भी गया है कि उसने असंभव को संभव कर दिखाया। उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वालों की कमी ना थी। भाई, उसने काफ़ी प्रयास किया, परिश्रम किया, तो कुछ लोग किसी की सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते तो ईर्ष्या बोलते हैं। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, जैसा कि आप जानते ही हैं। ईर्ष्या है यहाँ पे, ईर्ष्या, जलन। तो लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि क्या बात है, अरे तो क्या किया। एक दिन उनके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदू कहा तथा उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिख कर नाम कमाना दूसरी। युवक को यह बात चुभ गई और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं ना कि अगर एक पड़ोस में शायद शिक्षक थे, उन्होंने, भोंदू मतलब जो पढ़ने में कमज़ोर हो, कहते हैं जो खेल में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा समय खेल में देता है,
तो पढ़ाई में पिछड़ जाता है, ये कहा जाता है। और शायद यही बात शिक्षक ने उन्हें एक बार भोंदू किया, उनका मजाक उड़ाया और कहा कि भाई दौड़ के खेल के तो कोई भी जी सकता है, अगर सचमुच किसी आदमी को अपना नाम कमाना होता है तो शायद उसे पढ़ाई लिखाई करनी। और ये चीज़ इस व्यक्ति ने, हम कहेंगे, चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मतलब उसने यह भी बता दिया केवल वह शारीरिक रूप से ही तेज नहीं, वह, हम कहेंगे, दिमागी रूप से भी वह बुद्धिमान है। ये साबित करने के लिए फिर क्या किया, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़ना प्रारंभ किया। मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह आगे बढ़ता ही गया। तो एक पड़ोसी के कहने पे कि शायद तुम खेल में भले अच्छे हो, अमेरिका के श्रेष्ठ धावक भले बन गए हो, लेकिन तुम पढ़ाई में नहीं तेज। और यह बात इस व्यक्ति ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसने उच्च शिक्षा जिसे कहते हैं प्राप्त करने के लिए पढ़ना भी शुरू कर दिया। मार्ग की कठिनाइयाँ का सामना करते उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह आगे बढ़ता ही गया। तो उसने काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की और सन 1938 में, ये कब का है, 1938 में उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। तो पीएचडी, डॉक्टरेट की जो उपाधि होती है, उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से ये शिक्षा, या हम कहेंगे डिग्री हासिल की। और अब लोग ये नहीं कह सकते थे कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा शिक्षित या किसी ऊंची डिग्री नहीं प्राप्त कर सकता। तो मुंह पे ताला लगा देना मतलब सबकी बोलती बंद कर देना, सबको चुप कर देना। तो एक तरह से तो उन्होंने ऊंची शिक्षा भी प्राप्त की, खेलों में ओलंपिक में भी रजत पदक प्राप्त किया और हम कहेंगे अमेरिका का एक सर्वश्रेष्ठ धावक भी बने। इतने से ही उन्हें संतोष नहीं हुआ, तो उनकी और भी उपलब्धियां हैं। केवल उन्होंने पढ़ाई में पीएचडी की और ओलंपिक्स में मेडल जीता, केवल ये दो उपलब्धियां नहीं थी, इसके अलावा भी देखिए उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी। इतने से ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। संतोष मतलब निश्चिंत, उन्हें और भी कुछ जीवन में आगे करना था। तो इसीलिए वे संतुष्ट नहीं हुए, वे और भी काम करना चाहते थे। वे अपने देश और विकलांगों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। तो देश और विकलांग, लोग विकलांगों के बारे में कम सोचते हैं। खासकर अगर कोई व्यक्ति को अगर विकलांग कहा जाता है या उसने विकलांग होने का दर्द सहा होता है, तो उसको शायद विकलांगों का जो दुख दर्द होता है ज़्यादा समझ आता है। तो वह भी चाहता था कि वह भी कुछ विकलांगों के लिए कुछ ऐसा काम करे ताकि विकलांगों को उस समय कुछ ज़्यादा सहूलतें मिलें। और ये उनका अच्छा उदाहरण भी था, क्योंकि उसने खुद विकलांग होते हुए भी कितना संघर्ष किया था। वह इस विषय को कुछ आगे की ही सोच रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, तो वह विकलांगों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। लेकिन आपको पता है बच्चों, 1938 के आसपास दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और तो उन्होंने क्या किया, वह नौसेना में भर्ती हो गए। 7 साल तक सेना में रहकर उन्होंने राष्ट्र की सेवा की। तो विकलांग होते हुए भी उन्होंने, जब देश की सेवा करने की बारी आई, तो वह किस में चले गए, नौसेना में। नौसेना आपको पता है, इसमें हम कहेंगे यूएस नेवी में चले गए थे। तो नौसेना में, और एक तरह से जो सैनिक होते हैं वो देश की सेवा करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश के लिए कुछ काम करे, और काम करने के लिए वे सेना में भी चले गए और लगभग 7 वर्ष तक। 7 वर्ष बहुत लंबा काल होता है। और हम कहेंगे उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था 1945। तो लगभग उन्होंने 7 साल तक सेना में कार्य किया, या हम कहेंगे राष्ट्र सेवा की। राष्ट्र सेवा क्यों कहा जाता है?
जो सेना में कार्य करता है वो एक तरह से देश की ही सेवा कर रहा होता है। तो इसीलिए उन्होंने नौसेना में 7 साल तक कार्य किया और राष्ट्र सेवा की। युद्ध समाप्त होने पर उन्होंने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा और जी जान से खेती में जुट गए। जब युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध का खतरा खत्म हो गया तो उन्होंने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा, बहुत बड़ा खेत खरीदा है। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें खेती भी की। तो इस व्यक्ति के पास बहुत सारे गुण थे। अधिकतर लोग कहते हैं कि लोग जीवन में 1-2 चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वे खिलाड़ी बने। उसके बाद उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। कहा जाता है कि जो खिलाड़ी होता है वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि शारीरिक काम करने के कारण वे पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, समय नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि ऐसी बात नहीं है। एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा ऊंची शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है, ऊंची डिग्री भी हासिल कर सकता है। उसके बाद देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने देश की सेवा नौसेना में लगभग 7 वर्ष करके की। और जब नौसेना से वे जब उन्होंने नौसेना के बाद उन्होंने खेती भी की। कहा जाता है कि खेती करना भी एक देश सेवा ही होती है। जैसे किसान, जय जवान जय किसान, आपने नारा सुना होगा। तो वे फिर किसान भी बने और उन्होंने 800 एकड़ का फार्म खरीदा और खेती में जुट गए। फिर क्या हुआ, अपनी मेहनत से उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया। उन्होंने खेती में भी बहुत मेहनत की और अच्छा पैसा भी कमाया। और जो आमदनी हुई, जो खेती से जो उनको आमदनी हुई, जहाँ के लिखा भी गया है कि उन्होंने काफ़ी धन कमाया खेती करके। और खेती भी बच्चों मेहनत का काम होता है। कहते हैं कि खेती करने में भी बहुत श्रम लगता है। तो इन्होंने बहुत मेहनत भी की, जैसा कि हमें लिखा है। और अच्छा जो किसान होता है अच्छा पैसा भी कमाता है। उस पैसे का उन्होंने क्या किया, खेती की आमदनी से उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। तो उन्हें जो पैसे मिले तो उन्होंने एक आश्रम भी बनाया। इस आश्रम में लगभग 10,000 ऐसे विकलांग बच्चों को नया जीवन दिया, जिन्हें समाज ने कुछ न कुछ न करने लायक समझकर एक तरफ कर दिया था। तो विकलांग बच्चों को समाज में, जैसे कि हमारा जो समाज, जैसे माता पिता तो दुखी हो ही गए थे। इन्हीं की अगर हम इसी बच्चे की बात की जाए तो उसके माता पिता दुखी हो गए थे। समाज भी ऐसे लोगों को हीन दृष्टि से देखता है कि बेचारे ये तो अब चल नहीं फिर सकते, ये तो अपना ही काम नहीं कर सकते। तो समाज भी इनको काम नहीं देता है। मजाक उड़ाना तो एक आम बात हो ही गई है। तो इन्होंने जो आश्रम बनाया था, जो धन कमाया था खेती करके, उसे एक आश्रम की स्थापना की और आश्रम से ऐसे ही विकलांग बच्चों की मदद करनी। तो ये समाज सेवा भी इन्होंने की। तो इनके अगर हम लोग गिनेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें की हैं, तो इन्होंने समाज सेवा किया है। विकलांग बच्चों के लिए भी सबसे ज़रूरी काम, उन्होंने जो आश्रम बनाया और इस आश्रम में लगभग 10,000 ऐसे विकलांग बच्चों के साथ इन्होंने काम किया। उनको इस लायक बनाया जिन्हें कि दुनिया या जिसे लोग या समाज उन्हें ज़रूरी न समझ करके उनको एक तरह से समाज से बाहर कर दिया था। तो इन्होंने क्या है, खेल, शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह प्रतिभाशाली दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, अमेरिका के ग्लेन कनिंघम। तो इस व्यक्ति का नाम था ग्लेन कनिंघम। तो ये कहानी बच्चों थी ग्लेन कनिंघम की। और ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से विकलांगों को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की थी। तो इनके कौन कौन से गुण थे, इन्होंने किस किस क्षेत्रों में हम कहेंगे योगदान दिया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। सबसे पहला खेल में भी ये ओलंपिक्स जिसे कहते हैं सबसे बड़ा खेल, दुनिया का सबसे बड़ा जो खेल होता है वो ओलंपिक्स होता है। और ओलंपिक्स में इन्होंने रजत पदक जीता था। उसके बाद आ जाते हैं शिक्षा में। इन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री
हासिल की थी, जो एक बहुत प्रतिष्ठित डिग्री मानी जाती है। उसके बाद हम चलते हैं देशभक्ति में। इन्होंने नौसेना में 7 वर्ष तक अपने देश की सेवा की। उसके बाद भी उन्होंने किसान को भी, हम कहते हैं जो किसान भी होता है देश के लिए अन्न उपजाता है, तो इन्होंने एक अच्छा किसान बनकर भी बहुत परिश्रम किया और बहुत धन कमाया। लेकिन उस धन का क्या किया? सदुपयोग। उन्होंने उस धन से बहुत बड़ा आश्रम खोला जिसमें कि विकलांगों को पुनर्वास किया जाता था, उनको गुर सिखाए जाते थे जीवन के। तो लगभग 10,000 विकलांग, उस समय 1938 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उन्होंने 10,000 विकलांगों को, हम कहेंगे उनको गुण सिखाए, उनको अपने आश्रम में रखा तथा जीवन जीने लायक बनाया। तो समाज सेवा भी उन्होंने की। तो ये थे ग्लेन कनिंघम। ये अमेरिका के थे, ग्लेन कनिंघम। और उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं, उन्होंने पूरे संसार को ये सिद्ध कर दिया कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास शारीरिक कमजोरी है, कहते हैं ना कि शारीरिक कमजोरी वाला व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता, तो उन्होंने यही गलत करके दिखाया। उसने लगभग जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे कि बहुत से लोगों को आश्चर्य होता था। नहीं तो शुरू में तो बच्चों इसमें क्या है, सबसे ज़रूरी था उन्होंने अपना आत्मबल नहीं खोया। यहाँ तक उनके माता पिता तक वह निराश हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं मारी। इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और यही सबसे बड़ी बात है। अगर व्यक्ति ठान ले कि वह जीवन में कुछ करेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे ना ही शारीरिक कमजोरी या ना ही कोई अन्य बाधाएं। तो हमने देखा इन्होंने, इनका नाम था ग्लेन कनिंघम। 8 वर्ष की आयु में ये दुर्घटना में इनके दोनों पैर और एक हाथ बुरी तरह झुलस गया था। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने तक कह दिया था कि अभी बच्चा कभी चल नहीं सके। लेकिन उन्होंने डॉक्टरों की इस बात को गलत किया। उन्होंने धीरे धीरे खड़ा होना सीखा, धीरे धीरे वे चलना सीखा उन्होंने, फिर दौड़ने का अभ्यास किया और ऐसा दौड़े कि वे अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक बने। और उसके बाद संसार के, उस समय कहा जाए तो संसार में जो रजत पदक लेकर दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बने। न केवल खेल, शिक्षा में भी उन्होंने अपने, हम कहेंगे जो बोलने वालों की थे, उनको जो उनका मजाक उड़ाते थे उनकी उन्होंने बोलती बंद कर दी थी। देशभक्ति भी एक अच्छा सैनिक, देशभक्ति का ऐसे क्यों उनको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सेना में भी 7 वर्ष तक काम किया, जबकि देश को सबसे अधिक ज़रूरत थी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और इस कारण उन्होंने सोचा कि देश की सेवा करने का ये अच्छा समय है। तो एक अच्छे सैनिक, और जब सेना युद्ध खत्म हुआ तो एक किसान की भूमिका में भी नजर आए और अपने परिश्रम से उन्होंने खेती करके भी काफ़ी धन कमाया और उस प्राप्त धन से आश्रम खोला। किनके लिए? विकलांगों के लिए। और उनके इस योगदान के लिए आज भी सभी संसार के सभी लोग इन जो ग्लेन कनिंघम को काफ़ी, आज भी इनको एक अच्छा उदाहरण माना जाता है कि शारीरिक कमजोरी किसी व्यक्ति के सफलता में कभी आड़े नहीं आती। ये इनका, हम कहेंगे, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इसीलिए ये बच्चों को प्रेरित करता है, खासकर बहुत से जो अपंग हैं उनको भी प्रेरित करता है और जो शारीरिक रूप से सक्षम है उनको भी प्रेरित करता है। अपंग को कैसे प्रेरित करता है कि देखो, ग्लेन कनिंघम शारीरिक रूप से अपंग होते हुए भी उन्होंने लगभग जीवन के हर क्षेत्र में एक अच्छा काम किया। और जो सही लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, उनको प्रेरित क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, जब एक अपंग व्यक्ति, शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति इतना
सफलता प्राप्त कर सकता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति तो कर ही सकता है। तो उन्होंने, हम कहेंगे, सभी को प्रेरणा दी। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे और शब्दार्थ को भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।